हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ भूपेश कच्छावा एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर है वो 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है और केमिस्ट्री का भी चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, कौन कौन से केमिकल में एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होकर केमिकल रिएक्शन देते हैं। ठीक है, फिर उन जो केमिकल रिएक्शन वो दे रहे हैं उसको अपन मैथमेटिकली और सिंबॉलिक तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ यही डील करना है कि कौन सा एलिमेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और वो जो जैसे वो रिएक्ट कर रहा है उसके हम इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं। तो जो हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे केमिकल की, उसकी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है बच्चों, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन से पहले हम एक चीज़ को डील करते हैं कि टाइप्स ऑफ चेंज। ठीक है, कि चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ चेंज। ठीक है बच्चों हमने हेडिंग लगाई थी, मैंने आपसे कहा था कि आप हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ चेंजेस। टाइप्स ऑफ चेंजेस में बच्चों दो मेनली पढ़ेंगे, केमिकल और फिजिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डील करते हैं फिजिकल चेंजेस को। फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो भी फिजिकल चेंज होगा उसमें किसी प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, किसी भी प्रकार की। ओके, जैसे डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। जैसे अपन पानी के अंदर शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, क्या होता है बच्चों, जो शुगर है वो पानी के बीच में जो स्पेसिस है, वाटर मॉलिक्यूल, भाई पानी में क्या है, वाटर में क्या है, H2O। ठीक है, तो H2O के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें शुगर जाके क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो शुगर हमने पहले ली थी वो कैसी थी, सॉलिड थी, लेकिन बाद में कैसी हो गई, वो खुद ही लिक्विड में चेंज हो गई। ठीक है, दूसरा है मेल्ट ऑफ आइस क्यूब, यानी कि रेफ्रिजरेटर में से जब हम बर्फ़ को निकालेंगे, ठीक है, और उसको रूम टेम्परेचर पर ला के रखेंगे तो बच्चों क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू कर देगी, यानी कि उसमें उसकी जो फिज़िकल चेंजेस है, उसकी जो फिज़िकल स्टेट है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है बच्चों कि कोई आइस क्यूब है और उसके ऊपर मैंने सोडियम डाला तभी वो पिघलना शुरू हुई, ऐसा तो नहीं है, वो ऑटोमेटिक हुई। ठीक है, नाउ थर्ड है बॉइलिंग ऑफ वाटर। जैसे हम वाटर को बच्चों गर्म करते हैं किसी भी बीकर में, तो वाटर क्या करता है, बॉइल होके गैस की फेज में वेपराइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल है बच्चों फिजिकल चेंजेस हैं। अब बच्चों ये थोड़ी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों तो ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन ये थोड़ी फीकी बात है। फीकी बात कैसे है बच्चों, कि इससे हम क्या समझे कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, इसका क्या मतलब है। तो बच्चों फिजिकल चेंज का एक्चुअल मतलब होता है, बच्चों फिजिकल चेंज को हम एक नेक्स्ट लेवल पे समझने जा रहे हैं। उसका मतलब क्या होता है, चेंज इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एंड मोर देन टू पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब कि दो या दो से अधिक पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स वो पास है, उसमें अगर चेंज आ जाए तो वो चेंज हमारा कहलाता है फिजिकल चेंजेस। ठीक है, जैसे बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं बच्चों, दो पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स। ठीक है, जैसे अपने ग्रेविटेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दो मास रखा हुआ है, ठीक है, m1 और m2। ओके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ r है। ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है।
ठीक है। तो यहाँ जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 मास और r स्क्वायर इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो दो पार्टिकल के बीच में लगे, ठीक है, उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये भी एक अट्रैक्शन का ही फोर्स होता है। अच्छा बच्चों, अब बच्चों अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज करूंगा तो क्या फिजिकली चेंज होगा, ये हम देखते हैं। बच्चों जब भी इंटरमोलिकुलर फोर्स, जब भी किसी फिजिकल चेंज में चेंज होगा तो उसकी स्टेट बदल जाएगी, उसकी स्टेट बदल जाएगी। तो बच्चों अब बात आती है स्टेट्स ऑफ मैटर पे। ठीक है, कि कितने अपने पास स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं। तो अपने पास स्टेट्स ऑफ मैटर मेनली 3 हैं। कौन कौन से? सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। बच्चों मैंने आपको टाइप ऑफ चेंजेस में, फिजिकल चेंज में बताया था कि चेंज हो जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा फिजिकल चेंज आएगा। फिजिकल चेंज किस में आएगा? स्टेट में आएगा। और मैटर की 3 ही स्टेट होती है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बच्चों देखो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? क्लोजली पैक होते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड में जो होता है बच्चों वो थोड़े से दूर दूर होते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की कंपैरिजन में यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है और यहाँ तो बिल्कुल ही कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चों फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि जब मैं सॉलिड से लिक्विड में जाऊँ, या फिर मैं लिक्विड से गैस में जाऊँ, या फिर मैं गैस से लिक्विड में जाऊँ फिर लिक्विड से सॉलिड में जाऊँ, या फिर मैं सॉलिड से लिक्विड में जाऊँ और लिक्विड से गैस में जाऊँ। तो जब स्टेट्स का परिवर्तन हो रहा है, जब स्टेट्स चेंज हो रही है, ठीक है, और स्टेट चेंज कब होगी? जब उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फेस में चेंज आ जाएगा। क्योंकि जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है वो किसके बेस पे क्लासीफाई है? फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो सॉलिड, फिर लिक्विड कम होगा किसके तुलना में? सॉलिड के कंपैरिजन में, और सबसे कम होगा गैस में। अब बच्चों मैंने आपको एग्जांपल बताया था मेल्ट ऑफ आइस। ठीक है, जब अपन आइस को अपन जो है बाहर ला के रख रहे हैं, ठीक है, वो यानी आइस, जब आइस क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। तो आइस मेल्ट हो रही है, तो आइस मेल्ट होकर क्या बनेगी बच्चों? लिक्विड। अरे बच्चों अगर मैं आपके सामने भी बर्फ़ ला के रख दूँ तो पिघल के क्या बनेगी? वो लिक्विड बनेगी ना। तो लिक्विड कैसे बनी? वो पहले क्या थी? सॉलिड, फिर क्या बनी? लिक्विड। यानी कि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बच्चों मैंने दिया था बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो वाटर बॉईल होकर बच्चों क्या बनाएगा? गैस। तो मतलब इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो था वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होगा वो गैस की फॉर्म में वेपराइज होना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों, तो अब अपन आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं केमिकल चेंजेस को। ठीक है बच्चों, केमिकल चेंजेस तभी होगा जब केमिकल रिएक्शन होगी। बिना केमिकल रिएक्शन के कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। ठीक है, कोई भी केमिकल चेंज जब भी होगा तो उसमें केमिकल रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है बच्चों, केमिकल चेंज कब होगा? जब अपने पास केमिकल रिएक्शन होगी। बच्चों केमिकल रिएक्शन कब होगी? बच्चों केमिकल रिएक्शन होने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में हेराफेरी होगी। क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन में हेराफेरी होगी। या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ठीक है, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। तो इस टाइप में जब इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी होगी तब अपने पास क्या बनेगा? केमिकल रिएक्शन बनेगी, और उससे अपने पास क्या बनेगा? केमिकल चेंज बनेगा। जैसे बच्चों मान लीजिए मेरे पास ए है और बी है। ठीक है, मेरे पास ए है और मेरे पास बी है। अब बच्चों क्या होगा? बी ने ए से कहा, क्या कहा कि इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है।
बी ने क्या कहा ए से कि मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ए ने क्या कहा ठीक है मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ठीक है। तो ए क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। इसे क्या थी, नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन की क्या थी, नीड थी, और इलेक्ट्रॉन की नीड होने की वजह से क्या करा, ए ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। बच्चों ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था बच्चों कि ए को नीड, ए ने बी से बोला कि मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो बी ने बोला ठीक है मैं तुझे देता हूँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बी ने ए से बी ने क्या करा, ए को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब बच्चों थर्ड केस, ठीक है, ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड था, अब केस अपन थर्ड समझते हैं। जब ये ए का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ए का इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और एक ये बी का इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों बोले कि हम इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, शेयरिंग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर रहे हैं बच्चों, शेयरिंग कर रहे हैं। इसको बच्चों आप ऐसे भी समझिए कि जब कभी आप स्कूल में टिफ़िन ले जाना भूल जाते थे, तब आपके फ्रेंड क्या करते थे, आपको बोलते थे कि भाई आधा इसमें से शेयर कर ले। जैसे मान लीजिए कि वो बोलते हैं कि मैं 2 पराठे लाया हूँ, तो एक पराठा खा ले, एक मैं खा लेता हूँ। तो आप दोनों ने क्या करा बच्चों, शेयर कर ली वो चीज़ को। तो ऐसे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस प्रकार से होती है कि ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह ए का नहीं रहे, और बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह बी का ना रहे, ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी 3 टाइप्स की हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करें। तो जब कभी भी ये तीनों प्रोसेस होंगे तो अपने पास क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी बच्चों। उस केमिकल रिएक्शन से अपन क्या देखेंगे कि केमिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं। बच्चों एक चीज़ हमें ध्यान रखना कि जब भी केमिकल चेंज होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए केमिकल चेंज हुआ, ठीक है, कोई स्टेट बदल गई, हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड में आ गया हो, लिक्विड से वो सॉलिड में चला गया हो, ठीक है। तो जब भी केमिकल चेंज होगा, तो जब फाइनल जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद स्टेट्स को वापस हम नहीं बदल सकते, उसके बाद स्टेट्स को हम वापस नहीं बदल सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँ कि दूध है, मिल्क है, ठीक है, मुझे कर्ड बनाना है, ठीक है, तो मिल्क से कर्ड बन गया, लेकिन क्या कर्ड से वापस मिल्क बन सकता है, नहीं, ठीक है। इनकी स्टेट चेंज हो गई, और हुआ कौन सा चेंज उसमें, केमिकल चेंज। तो जब कभी भी केमिकल चेंज हो जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है बच्चों, उसकी स्टेट्स को हम वापस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बच्चों अब अपने केमिकल चेंज तो देख लिया, अब केमिकल चेंज होगा केमिकल रिएक्शन से। अब बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल, द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। मतलब केमिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन हो और वही केमिकल मिलके न्यू केमिकल्स का फॉर्मेशन कर ले, तो इस टाइप के प्रोसेस को अपन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ठीक है, ये x है और ये y है, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, x और y। क्या बनाया बच्चों, x और y। अब बच्चों इन दोनों केमिकल के बीच में इंट्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो इनको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट्स, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल, तो जिन केमिकल के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है वो केमिकल कहलाते हैं अपने रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो न्यू केमिकल्स बन रहे हैं बच्चों, वो अपने पास कहलाते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्ट्स। तो एक तो डेफिनेशन ये होती है द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म न्यू केमिकल। एक प्रोसेस, एक इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स, आप लिख लीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन बहुत टाइप की हो सकती है, जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट किया और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो क्या हुआ? केमिकल इन्वर्जन हुआ, तो ये दोनों तो कहलाएंगे रिएक्टेंट, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? वाटर। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास? फाइनल प्रोडक्ट। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक बार आप इसको नोट करें। बच्चों एक चीज़ और वो ये कि कुछ प्रॉपर्टी भी होती है केमिकल रिएक्शन की, कि उस प्रॉपर्टी के बेस पे अपन ये बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जिनके बिहाफ पे हम ये बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो आप हेडिंग लगाइए, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंज इन कलर। ठीक है, कलर बदल जाएगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाने से पहले। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे तो हो सकता है कलर बदल जाए, स्टेट बदल जाए। हो सकता है कि वो पहले सॉलिड में हो फिर लिक्विड में आ जाए, या लिक्विड में हो तो सॉलिड में आ जाए। ठीक है, कैसे भी स्टेट बदल सकती है। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसमें हमें 90% रिएक्शन में गैस निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। बच्चों इस फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी इसको बोलते हैं बच्चों प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों कि जब कभी भी हम केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाई, अब केमिकल रिएक्शन हो गई लेकिन फिर भी रिएक्टेंट का कुछ पार्ट, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के नीचे जमा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, वो डिज़ोल्व नहीं होगा लेकिन, ठीक है, वो वहीं जमा हुआ रहेगा, डिज़ोल्व नहीं होता है वो। उस पार्ट को अपन बोलते हैं पीपीटी या प्रेसिपिटेट। ये निशानी है कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में मैंने सिलिका डाला। बच्चों मैंने क्या डाला? सिलिका। सिलिका होती है बच्चों मिट्टी। ठीक है, अब मैंने उसको अच्छे से शेक किया टेस्ट ट्यूब को और रख दिया। ठीक है, अच्छे से शेक किया और टेस्ट ट्यूब को मैंने रख दिया। उसके बाद क्या होगा बच्चों कि जो सिलिका के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ देर बाद टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो डिज़ोल्व तो होगी नहीं, सिलिका वाटर में डिज़ोल्व तो होती नहीं है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठना शुरू कर देंगे। तो वो जो बैठेंगे ना टेस्ट ट्यूब पे, वो चीज़ कहलाती है अपनी प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो डिज़ोल्व तो होंगे नहीं, तो वो टेस्ट ट्यूब में एक जगह जम जाएंगे। और वो जमना क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो केमिकल रिएक्शन में ये जब भी होगी तो ये चेंज होंगे, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैसेज यानी गैसेज बाहर निकलेगी और फॉर्मेशन होगा पीपीटी का। ठीक है बच्चों, अब ये तो बात हो रही बच्चों केमिकल रिएक्शन की। अच्छा, एक चीज़ और विशेषकर, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई, चेंज इन स्टेट। तो यानी स्टेट में जो चेंज हो गया, जैसे मान लो सॉलिड से गैस में बदल गया, गैस से लिक्विड में आ गया, तो रिएक्शन होने के बाद वह स्टेट नहीं बदलेगी। देखो रिएक्टेंट की स्टेट बदल सकती है। मान लीजिए कि कोई सॉलिड में था तो वो गैस में चला गया, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट हो गई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, तो वो गैस से सॉलिड में नहीं जा सकता। ठीक है, स्टेट फिक्स हो जाती है। ठीक है, ये तो चलो बेसिक अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन, कि जो भी केमिकल हैं, एक हैं, दो हैं, दो या तीन से ज़्यादा हैं, वो आपस में रिएक्ट करके एक केमिकल इक्वेशन देते हैं। तो वो केमिकल इक्वेशन क्या है वो अपन पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग लगाएं केमिकल इक्वेशन। बच्चों केमिकल इक्वेशंस क्या होती है?
symbolic representation of chemical reaction, symbolic representation of chemical reaction that involve the use of formula and symbol। यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन है, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें बच्चों कितने प्रकार के जो केमिकल्स है उसने पार्टिसिपेट किया, और जिस भी केमिकल ने पार्टिसिपेट किया उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, और वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के बोलूँ, एग्जांपल से लेके बोलूँ कि कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन तो क्या होगा? केमिकल इंटरेक्शन, यानी कि रिएक्टेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास क्या हो गया? प्रोडक्ट। अब बच्चों इसी चीज़ को मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करूँगा। जैसे कार्बन को मैं लिखूँगा कार्बन, ऑक्सीजन को मैं लिखूँगा ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास CO2। अब बच्चों इसी चीज इससे फ़ायदा क्या हुआ बच्चों? एक तो हमारे पास हमारा टाइम बच गया है, हमारे पास क्या हुआ? हमारा टाइम बच गया। ठीक है, अब इसको देखो, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि ये क्या है बच्चों? रिएक्टेंट्स। और बच्चों ये क्या है? प्रोडक्ट। ओके बच्चों, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो गया, यानी केमिकल रिएक्शन हुई, और उस केमिकल रिएक्शन में जितनों ने भी केमिकल्स ने पार्टिसिपेट किया, जितने केमिकल उसमें इन्वॉल्व हुए, उन सब ने क्या बनाया? वो जितने भी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल इन्वॉल्व हुए उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। जैसे मेरे पास एग्जांपल था कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बच्चों केमिकल इक्वेशन में बस अपन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं करना, कि जितने भी उसमें एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हैं बस उनको लिखकर अपन को रिएक्शन इक्वेशन बनानी है। बच्चों सिंबॉलिक की जगह मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबॉलिक या मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्टेंट दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल। ठीक है, ओके बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये केमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। ठीक है, बैलेंस है या अनबैलेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो बच्चों एक पहले इसी का एग्जांपल आप देखो। इसका एग्जांपल है सेकंड NaOH प्लस HCl टू फॉर्म NaCl प्लस H2। तो ये दोनों तो क्या है? ठीक है, अब देखो बच्चों NaOH प्लस HCl, ये तो रिएक्टेंट होगा, इनने मिलके NaCl और H2O का फॉर्मेशन किया। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी, ये मैंने क्या लिखी? केमिकल इक्वेशन लिखी। बच्चों इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? देखो कोई भी केमिकल जो है बच्चों वो दो साइन से ही मिलके बनता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव होगा, हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव होगा, यहाँ पे HCl पॉजिटिव होगा, क्लोराइड आयन नेगेटिव होगा। तो अपन को क्या करना है? पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ना है, यानी Na और Cl, पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ गए, NaCl, और नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ो तो यहाँ पे H2 और O, तो H2O का फॉर्मेशन हो गया। देखो ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, तो ये बन गया NaCl, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलके क्या बन गया? H2। तो ऐसे करके रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये तो बच्चों ये अपनी बात। अब बच्चों
बच्चों हम आगे इस चैप्टर में डील करेंगे कि केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस, ठीक है, ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको डील करेंगे। तो आई होप बच्चों आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है, और उसको एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ें। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।